Hello, sir. Can you hear me? Good morning. Yes, I can certainly hear you. Hello, sir. Good morning. Good morning to you. It's nice meeting you, sir. Same here. It's a pleasure meeting you. तो सर शुरू करते हैं। सर बिल्कुल आपने ठीक। अपने करियर की शुरुआत एमबीए कंसल्टेंट की तरह की थी। मैंने देखी, पहले तो मैंने अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया था सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके हम्म। बाद मैं आईएम अहमदाबाद में सेलेक्ट हो गया था एमबीए के लिए। फिर मैंने जी। आईएम अहमदाबाद से एमबीए पूरा किया और कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ मेरा। हम्म। कैंपस प्लेसमेंट करके मैंने 7-8 महीने काम भी किया मुंबई में। लेकिन उसके बाद मैंने फिर रिजाइन करके सिविल सर्विस का एग्जाम दिया। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गया, और मेरी ऑल इंडिया में फोर्थ पोजीशन भी आई थी आईएएस में। जी। आई वाज अलॉटेड टू यूपी कार्डर, मुझको दिया गया, उत्तर प्रदेश का कार्डर मुझको मिला। और मैंने 38 साल की सेवा करके मैं 2016 में रिटायर हुआ हूँ, 2016 में, एज चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट लेवल पे। उस जी। पोजीशन तक मुझे पहुंचने का सौभाग्य मिला। और उसी पोजीशन से फिर मैं रिटायर हुआ 2016 में। तो 38 इयर्स का मेरा लॉन्ग अनुभव, एक्सपीरियंस जो है वो आईएएस सेवा का रहा। राइट। और आपका ये पूरा जो अनुभव था ये बेसिकली गवर्नेंस और इससे रिलेटेड ही था, इसके अराउंड था। और इसीलिए आपने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं इसी के अराउंड। तो सर अपनी बुक्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे एक तो हमेशा से पढ़ने और लिखने का दोनों का बहुत था। तो मैंने जब भी अपने जहाँ जो पोस्टिंग करी, उसके बारे में मैंने बहुत गहन अध्ययन भी किया। और दूसरा जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा, वो मैंने ऐसा फील किया कि इसको मैं और लोगों के साथ शेयर करूं। इससे जो लोग सिविल सर्विस की परीक्षा देना चाहते हैं उनको भी बहुत फायदा होगा, और उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो सिविल सर्विस में आ चुके हैं, आईएएस में आ चुके हैं, और जो अपनी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी एक तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे, एक नजीर होगी, जिसके आधार पर वो लोग भी अपने काम में सुधार ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, या लीडरशिप क्वालिटीज दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के तरीके से ये किताबें लिखने का मैंने शुरू किया। 2 किताबें तो मैंने लिख दी थी जब मैं सर्विस में ही था। एक जी। मैंने लिखी थी द कलेक्टर टुडे, जिसका हिंदी अनुवाद था जिलाधिकारी। मतलब हम्म। कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे अहम पोस्ट होती है, जिलाधिकारी की पोस्ट। तो जी। जिलाधिकारी के पोस्ट के जो मेरे अनुभव थे, क्योंकि मैंने 5 जिले किए थे, तो 5 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने एक्सपीरियंस था, उसको मैंने उसमें डाला कि क्या क्या मेरा अनुभव रहा, लॉ एंड ऑर्डर का, या डेवलपमेंट का, या इलेक्शंस का, या किसी भी चीज का। ये उस किताब में डाला। दूसरा मैंने लिखा था टुवर्ड्स एडल्ट लिटरेसी इन इंडिया, जिसकी भी हिंदी अनुवाद हुआ था साक्षरता। वो मैं जब डीएम आगरा था, तो मैंने एक संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चलाया था, जिसमें कि 15 से 45 आयु वर्ग के जितने भी लोग थे, एडल्ट्स, जो कि साक्षर नहीं थे, उनको हमने 1 साल के अंदर सबको साक्षर बनाया। और ये एक वॉलंटियर मूवमेंट से किया, स्वयं सेवकों से। इसके लिए किसी को हमने रख के तनख्वाह नहीं दी, पर जो हम्म। गांव में और शहर में रहने वाले हमारे नवयुवक थे, जो 12th पास थे, लड़के थे, लड़कियां थी, उन्हीं को एज वॉलंटियर्स एनरोल किया, उनको ट्रेन किया, और उन्होंने क्लासेस कंडक्ट करे। और आपको मतलब आश्चर्य होगा कि 1 साल में ये लोग हम्म। सब लिखने पढ़ने लगे। और भारत सरकार ने इसका इवेल्युएशन किया था, और जी। डिक्लेयर किया था कि आगरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश की या नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो फुल्ली लिटरेट हो गई है। तो ये अनुभव मैंने उस दूसरी ग्रेट किताब वर्क। में शेयर। या ये ओके। दो तो मैंने लिखी जब मैं सर्विस में था। उसके बाद सर्विस में मैं आर्टिकल्स वगैरह तो लिखता रहता था न्यूज़पेपर्स में, लेकिन और किताब लिखने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन जब मैं रिटायर हो गया 2016 में, तब मैंने इस तरफ और ध्यान दिया, और तब से मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं। पहली तो आई, वो है मेकिंग अ डिफरेंस, हम्म। आईएएस एज अ करियर। मतलब अभी उसका हिंदी अनुवाद भी आने वाला है, ये पेंगुइन ने छापी थी, कि हम्म। मेकिंग अ डिफरेंस, मतलब किस तरीके से आप अगर आईएएस अफसर बनना चाहते हैं तो आपका क्या मोटिवेशन होना चाहिए, और जो सर्विस में आने के बाद आपके क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनसे कैसे आप निपटिए उन चुनौतियों से, और कैसे आप ऐसा काम कर सकते हैं जो एक गरीब पिछड़ा हर एक घर में जाके आप लोगों की जीवन को छू सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता में आप व्यापक सुधार जो है वो ला सकते हैं। दूसरी बुक मैंने लिखी उस यूपीएससी की तरफ ही केंद्रित थी। वो मेरे पब्लिशर ने कहा कि साहब एक नया पेपर ऐड हुआ है 2013 से। वो हम्म। पेपर है एथिक्स फॉर सिविल सर्विसेज, नैतिकता। सिविल सर्विस में नैतिकता का विषय 250 नंबर का मेन एग्जामिनेशन में ऐड यस। हुआ है। उसके लिए वो कहने लगे किताबें कम हैं मार्केट में अवेलेबल, और विशेष तौर पे उसमें आधा जो पेपर होता है वो केस स्टडीज पे होता है। तो वो हम्म। केस स्टडीज होते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे आधारित होती हैं, या जिनका अनुभव हो वो अच्छे से बता सकते हैं, तो आप इस पे लिख दीजिए। तो वो किताब मैंने यूपीएससी सिलेबस के आधार पे ही लिखी, थ्योरी हम्म। पार्ट प्लस केस स्टडीज। तो मैंने जितने भी 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी केस स्टडीज आई, उनको मैंने उसमें लिखा है उसके बारे में, और उसका डिस्कशन करा है पूरा केस स्टडीज का। और यही नहीं, इसके आगे मैंने बढ़ के जो है स्वयं नई केस स्टडीज अपने अनुभव के आधार पर बनाई, और उनका भी विश्लेषण किया, डिस्कशन किया। करीब 100 केस स्टडीज उसमें मैंने
डिस्कशन करी हैं, मैं समझता हूँ किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए दैट विल बी वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी होगी। उसके हम्म। बाद ये तीसरी किताब जो मेरी अभी आई है, जो मैं आपको ये दिखाना भी चाहता हूँ, ये कल ही रिलीज हुई है, एक्सेलेंस इन गवर्नेंस। ये हम्म। किताब जो है ये अभी यूनिक पब्लिशर ने पब्लिश करी है। तो हम्म। ये बेसिकली इसमें मैंने जो लिखा है कि कैसे गवर्नेंस में, देखिए बात आती है ना, कैसे अच्छी गवर्नेंस की जाए, सबके सामने बात आती है गुड गवर्नेंस, जी। कैसे अच्छे रिजल्ट्स दिए जाएं, पब्लिक सर्विस की अच्छी डिलीवरी की जाए, लोगों को, सिटीजन्स को, नागरिकों को अब अच्छी पब्लिक सर्विस मिल सके। उसमें बात आती है, कई लोग आपने सुना होगा ये कहते हुए कि साहब नीतियां तो अच्छी बनती हैं, पॉलिसीज अच्छी बनती हैं, लेकिन जी। उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आप हम्म। देखिए सड़कें अच्छी नहीं बनी है, बिजली की सप्लाई अच्छी नहीं है, या फलाना है, ये है, जो भी समस्याएं आती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बिल्कुल। किताब इम्प्लीमेंटेशन पे है कि पॉलिसीज बनाना तो एक चीज हुई और वो इंपॉर्टेंट है, अच्छी हम्म। पॉलिसी नहीं बनेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना बहुत अहम बात है। और अहम करने के लिए अधिकारी को कैसे करना चाहिए, उसमें मैंने अपने अनुभव लिए हैं रियल लाइफ, जो मैंने कई प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए। जैसे मैंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 2 साल में एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी बनाया, केवल 2 साल में 328 किलोमीटर का लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना, जो हम्म। कि एशिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे था। दूसरा, लखनऊ मेट्रो हम लोगों ने 2 साल 22 महीने के अंदर बना दी, खाली 22 महीने में बना के खड़ी कर दी। तो वो सब अनुभव मैंने इसमें शेयर किए हैं। प्लस मैंने और भी, जैसे साक्षरता की बात मैंने भी कही, ये भी अनुभव मैंने इसमें शेयर किया है। और भी कई प्रोजेक्ट्स मेरी लाइफ के शेयर किए हैं, पर अपना ही नहीं किया है, मैंने औरों की बात भी करी है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान किया, परमेश्वर अय्यर ने किया था, बहुत बढ़िया, उसके बारे में बात करी है। या अनिल स्वरूप एक हमारे कुलीग हैं, उन्होंने तमाम पीएमजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की बात करी, या उन्होंने कोल मिनिस्ट्री में जो काम किया, वो सबको भी हमने लेके इसमें उदाहरण दिया। या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की उन्होंने काम करा, उनको भी हमने इसमें विश्लेषण किया है किताब में, और लोगों के अनुभव भी रखे हैं। हम्म। उनसे हमने प्रिंसिपल्स निकालने की कोशिश करी है कि क्या प्रिंसिपल होने चाहिए अच्छे इंप्लीमेंटेशन के। अच्छा, मैंने ये भी दिखाया है कि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उतना उपयोगी है। तो मैंने कुछ प्राइवेट सेक्टर की जो थ्योरीज हैं इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन पे, रामचरण की हैं और अच्छे राइटर्स की हैं, उनको भी लेके इस किताब में डाला है कि क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है अच्छे इंप्लीमेंटेशन का, जो कि बड़े बड़े राइटर्स कह रहे हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी यूज किया गया है। और उसको डिस्कस करके कहा है कि कैसे गवर्नमेंट में उनका प्रयोग किया जा सकता है। और हम्म। इसके अलावा मैंने एंड में फिर कहा है क्या इससे प्रिंसिपल्स निकलते हैं, जैसे क्या लीडरशिप होनी चाहिए, किस प्रकार की लीडरशिप होनी चाहिए कि आप इंप्लीमेंट कर सकें, अधिकारी किस तरीके से टीम बिल्ड कर सकता है, कैसे उस टीम को मोटिवेट कर सकता है, कैसे उसको गोल दे सकता है और गोल्स को कैसे अचीव कर सकता है, कैसे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट उसको करना चाहिए, कैसे ये कोशिश करनी चाहिए कि सभी लोग एक मिलके एकजुट होकर समय से काम को पूरा करें, और ये देखें कि पब्लिक को उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सिविल सेवा के लिए मैंने ये भी कहा है कि पॉलिटिकल उसमें हम काम करते हैं, हमारा पॉलिटिकल बॉस होता है, तो पॉलिटिकल बॉस से और हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए कि साथ मिलकर हम ऐसा काम करें कि वास्तव में लाभ जो है वो जी। योजनाओं का आखिरी आदमी तक पहुंच सके। तो यही सब का मैंने जो है पूरा विश्लेषण इस किताब में किया है। तो मैं समझता हूँ जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय पढ़ते हों सिविल सर्विस में, या जो उसकी जनरल भी उसके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉलेज लेना चाहते हो, या अदरवाइज भी इनको उसकी नॉलेज चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, तो वो इस किताब में मैंने दर्शाया है। और साथ ही साथ ये केस स्टडीज जो हैं ये उनको एथिक्स पेपर में या अन्य पेपर्स में भी बहुत मदद करेंगी, मदद क्योंकि केस करते स्टडी फॉर्म दिया हुआ है। और आईएएस ऑफिसर्स और सिविल सर्विस ऑफिसर्स के लिए भी है कि हम कैसे नेतृत्व प्रदान करें अपने जीवन में कि वास्तव में लाभ जो है वो लोगों तक पहुंच सके। तो ये इस किताब में मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। हैं। राइट। आपने जितना ल्यूसिडली अपनी किताब में चीजों को मेंशन किया है, उतना ही ल्यूसिडली आपने यहाँ पर इस चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली इस बुक में आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या क्या चीजें आपने कवर की हैं। बट सर, हम लोग एक बेसिक चीज से शुरुआत करेंगे और हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जब एक पॉलिसी बनती है तो उसकी शुरुआत कैसी होती है, मतलब एक पॉलिसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो कहाँ से जी शुरू होती है और कैसे वो पॉलिसी आगे बढ़ती है। अगर हमारे जी। एस्पिरेंट जान पाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैंने जो पहला चैप्टर लिखा है वो इसी पे लिखा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे। जी। तो पॉलिसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली पहली बात तो ये है कि किस चीज की पॉलिसी बनाई जाए। जैसे आपने एक उदाहरण ले लीजिए, औद्योगिकरण की पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको, जैसे आप किसी भी स्टेट की पॉलिसी बना रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमको बढ़ावा देना चाहिए, वी शुड हैव मोर मैन्युफैक्चरिंग, जी। मोर एम्प्लॉयमेंट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, ये सब होना चाहिए, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए हमारे स्टेट का। तो उसके लिए एक नीति बनाई जाएगी कि कैसे हम इंकरेज करें कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे स्टेट में आए। तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि इस हम्म। ऑब्जेक्टिव के आधार पे जो है वो पॉलिसी बनाई जाएगी।
ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बेसिकली सिविल सर्वेंट्स के साइड से आता है या फिर पॉलिटिशियंस इस चीज को इनिशिएट कर हो देखिए, सकते दोनों तरफ से होता है, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिशियन जो होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो मिनिस्टर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है या हैं? सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इन लोगों का विजन होता है। ये जी। लोग क्योंकि पब्लिक के बीच में रहते हैं और हम्म। पब्लिक से इलेक्ट आते हैं, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि इनका बहुत लोगों की समस्याओं के बारे में बहुत गहन जानकारी रहती है। वेरी हम्म। डीप नॉलेज रहती है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, और इनका एक विजन भी होता है। तो ये विजन देने का काम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का होता है। वो विजन देता है। जैसे हम्म। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मैंने बात करी, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहेगा भाई हमें अपनी स्टेट में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्री लाइए, इन्वेस्टमेंट लाइए, हम्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। हम ये चाहते हैं। ये विजन देता है पॉलिटिशियन। कभी कभी विजन सजेस्ट करता है सिविल सर्वेंट भी। वो भी सुझाव देता है कि सर ऐसी अगर नीति बनाई जाए तो अच्छा रहेगा, और अप्रूवल देता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, इस तरीके की नीति आप बनाइए। फिर उस नीति की जो डिटेल्स हैं उसकी हम्म। वर्किंग सिविल सर्वेंट करता है, कि किस तरीके की नीति बनाए, उसमें क्या क्या क्लॉजेस डालें, क्या क्या इंसेंटिव्स दें इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्या बेनिफिट्स दें लोगों को, क्या क्या करा जाए, और उसमें फिर वो चर्चा करता है। तो वो सर चर्चा फिर वो, ये डिस्कशन इनिशियली किस लेवल पे हो, किस तरह से ये शुरुआत होती है? ये आमतौर, जैसे अगर जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का उदाहरण ले लीजिए, तो ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से आ सकता है विजन कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है। चीफ मिनिस्टर कहेंगे तो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर जो होंगे वो इसको आगे टेकअप करेंगे, और उसके बाद ये काम जो है, वो जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देख रहा होगा, वो ये नीति बनाता है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी का रोल भी बड़ा अहम हो जाता है, कि चीफ सेक्रेटरी फिर इसकी मॉनिटरिंग करता है कि हाँ भाई हम्म। क्या नीति बनाई, क्या तैयार करी। फिर जब वो चीफ सेक्रेटरी डिस्कस करता है तो तमाम डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जी। तो सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को बुला लेता है और बैठ के सब डिस्कशन करता है। फाइनेंस को बुला लेगा, प्लानिंग को बुला लेगा, सेल्स टैक्स को बुला लेगा, और रजिस्ट्रेशन को बुला लेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बुला लेगा, सबको बैठ के डिस्कशन होगा। ये चीफ हम्म। सेक्रेटरी का रोल होता है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स को बैठा के डिस्कशन करे, तो सबके व्यूज आ जाते हैं। उन व्यूज को लेते हुए जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट का, वो बैठ के एक नीति बनाएगा। अच्छा, ठीक है। डिपार्टमेंट के व्यूज तो लेगा ही लेगा, पर डिपार्टमेंट से हटके और आगे बढ़ के वो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। स्टेक होल्डर्स कौन हुए? जिनका इसमें इंटरेस्ट है। जैसे इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स कौन है? जो बिजनेसमैन है, या इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जिनके पास धनराशि है, या हम्म। बैंक्स का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, या और जैसे भी आप कहिए टैक्सेशन वालों का इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तमाम लोगों के व्यूज इसके बारे में वो समावेश करता है, वो लेता है, और तब उसको लेके डिस्कशन करके एक नीति बनाई जाती है। और नीति जब बनती है तो पहले उसको फिर पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है कि भाई इसमें आपको कोई कमेंट्स देने हैं तो आप दीजिए। तो लोग हम्म। उसमें कोई भी ऑब्जेक्शंस होते हैं या सुझाव होते हैं तो वो देते हैं। जब वो सुझाव देते हैं तो उनका इवेल्युएशन होके फिर एक फाइनल नीति का एक मसौदा तैयार होता है, ड्राफ्ट हम्म। तैयार होता है। देन दिस इज पुट अप बिफोर द मिनिस्टर। हम्म। मिनिस्टर के सामने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुटअप करेगा, मिनिस्टर अपने व्यूज देंगे, वो एग्री कर जाएंगे तो उसको अप्रूव करते हैं। वो अप्रूव करने के बाद कोई भी पॉलिसी होती है तो वो कैबिनेट में जाती है। सर तो उससे चीफ पहले सेक्रेटरी, मैं उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सर जब ये हाँ हाँ जी, पॉलिसी, हाँ, जब ये पॉलिसी रेडी हो गई है, एक ड्राफ्ट वर्जन रेडी हो गया है, तो उसमें या सब्सिडीज वगैरह की डिटेल्स भी वहां पे एडिट होती हैं या फिर वो बाद के लेवल पर एडिट होती हैं? नहीं नहीं होती। पॉलिसी का मतलब ही हुआ, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुआ तो उसमें वो हाँ। कहेंगे कि कैपिटल सब्सिडी देनी है हमें, तो अगर देनी है तो कितनी देनी है, कितनी हम्म। मैक्सिमम, और उसको करने के लिए क्या कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा इंडस्ट्री को। या हम इंटरेस्ट सब्सिडी देना चाहते हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। या स्टैम्प ड्यूटी में कुछ रिबेट देना चाहते हैं तो वो कितना तक दे सकते हैं, क्या कर हम्म। सकते हैं। क्या उस मामले में कुछ रिफंड देना हो तो जीएसटी का कितना रिफंड जो है वो इंडस्ट्री को हम दे सकते हैं। और इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे कि ये भी होता है, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई थी, तो जो 500 करोड़ के ऊपर के इन्वेस्टमेंट आते थे उसमें तो हम्म। ओपन कर दिया था, बिल्कुल ओपन ये अच्छा। कर दिया था कि अक्रॉस द टेबल हम और इन्वेस्टर बैठेंगे और उनकी डिमांड्स को सुनेंगे और तय कर देंगे कि क्या क्या इंसेंटिव इनको दिए जाएंगे, और बाद में उसको अप्रूवल करके लगा दिया जाएगा। मतलब कस्टमाइज्ड, एक हाँ। ईच एंड एवरी बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक कस्टमाइज्ड इंसेंटिव पैकेज जो है वो हम लोग तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एक शेप हम इसमें देते हैं, और ठीक। इसको फिर हम कैबिनेट में ले जाते हैं। अच्छा। और कैबिनेट से अप्रूवल मिल जाता है तब नीति लागू हो जाती है। ये इसकी प्रक्रिया है पूरी। कैबिनेट से पास होने के बाद पॉलिसी जो है वो लागू हो जाती है। पर कभी कभी ये भी होता है कि जैसे अगर कोई लॉ उसमें आ रहा है, एक्ट एक्ट बनाया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, तो कानून बनने का अधिकार तो लेजिस्लेचर का है, तो वो हम्म। फिर लेजिस्लेचर में आता है, तो वो लेजिस्लेचर से पास होगा। ओके। लेजिस्लेचर के पास जाता है अगर एक्ट बनता है। अदरवाइज एग्जीक्यूटिव पॉलिसी जो नेचर की है वो तो वहां से पास हो जाएगी कैबिनेट से और लागू हो जाती है। पर अगर कोई भी इसमें एक्ट के संशोधन की बात है, या नया एक्ट लाया जा रहा है, या कानूनी तहत पे कोई नई चीज ऐसी लाई जा रही है
जो उसमें लेजिस्लेचर के सामने लाना जरूरी है, तो उसको लेजिस्लेचर के सामने लाया जाता है। और एक बार जब पॉलिसी बन के लागू हो जाती है, मतलब तो फिर इम्प्लीमेंटेशन, जो इस किताब का विषय है, वो है कि अब हम्म। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू करने के लिए अब हम्म। इन्वेस्टर आता है, तो इन्वेस्टर हाँ। से कैसा व्यवहार किया जाएगा, कौन मिलेगा, कौन उसकी प्रपोजल को सैंक्शन करेगा, कैसे, जैसे पॉलिसी मान लीजिए कि ऑनलाइन आप सैंक्शंस मिलेंगे आपको, बिजली हम्म। कनेक्शन हो या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन हो, तो अब वो क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो इन्वेस्टर को गाइड करना कि भाई आप ऑनलाइन इस तरीके से, ये फॉर्म है, आप इसमें अप्लाई करिए, आपको इतने दिनों में जवाब मिल जाएगा, ये कंडीशंस आपको मीट करनी होंगी। ये सब ऑल, देन दिस इज ऑल द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो कंडीशन। मैंने इस किताब में डिस्कस किया है। तो अगर हाँ। इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ, तो आपकी हम्म। पॉलिसी की नीयत बहुत अच्छी हो सकती है, जैसा हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे अपने स्टेट को, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे। बट अब इन्वेस्टर कहता है साहब मैं तो गया था बिजली का कनेक्शन लेने, मेरे को इधर दौड़ रहा था उधर दौड़ रहा था, किसी ने मुझे बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया ठीक से, या मुझे मालूम ही नहीं कि मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कैसे नो ऑब्जेक्शन लूं, या मैं जीएसटी का रिफंड कैसे लूं। तो ऑल दीज थिंग्स बिकम पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को करना पड़ता है, और उसकी मॉनिटरिंग इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी करेगा, और चीफ सेक्रेटरी भी मॉनिटरिंग करता है कि भाई कितना बनी हुआ, चीफ मिनिस्टर लेवल तक भी मॉनिटरिंग होती है। और फिर हम्म। इस पे क्वेश्चंस जो है वो लेजिस्लेचर, जैसे आपने सही पूछा, लेजिस्लेचर में सवाल पूछता है कि भाई ये पॉलिसी आपने बनाई थी, इसमें कितना आपने इन्वेस्टमेंट लाए, क्यों नहीं हम्म। लाए, क्या दिक्कत है, या इस हम्म। पॉलिसी में ये कमी है। ये क्वेश्चंस भी लेजिस्लेचर भी उठाता है, जिसको एग्जीक्यूटिव को जो है ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है पॉलिसी मेकिंग। और सर, पॉलिसी जब बनती है, उसका असेसमेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि पॉलिसी बन जाती है, अब उसको कैसे हम एक्सेस करें कि सक्सीड करी या फेल करी, या इसमें क्या, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या एक्शन प्लान है। एक्चुअली क्या होता है, ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि वेरी ऑफन हम लोग क्या करते हैं, हम ही लोग अधिकारी लोग हैं जो उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं पॉलिसी, बट जो हम्म। एक्शन प्लान पार्ट है उसको हम लोग बहुत ठीक से डिफाइन नहीं करते हैं पॉलिसी में। लिख हम्म। देते हैं कि हाँ इसके लिए अलग से आदेश पारित किए जाएंगे, या लिख देते हैं बहुत जनरल सा एक्शन प्लान दे देते हैं, जिससे हम्म। फायदा नहीं होता। एक्चुअली एक्शन प्लान बड़ा डिटेल्ड होना चाहिए, और अगर पॉलिसी में नहीं है तो उसके बाद एक्शन प्लान बनना चाहिए, एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगा कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। तो हम्म। यहाँ एक कमी रह जाती है पॉलिसी में कि एक्शन प्लान बहुत डिटेल में फॉर्मुलेट नहीं होता, जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एडवर्सली जो है वो इफेक्ट हो जाती है। ये तो रहा ए पॉइंट। और दूसरा तो आपने बिंदु उठाया सक्सेस फेलियर, ये उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का उदाहरण लीजिए कि हमने ये पॉलिसी मान लीजिए आज लाए, तो हम देखेंगे कि एक साल में कितने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए, और कितने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है अप्रूव हो गए, और कितनी हम्म। इंडस्ट्री लग गई, और कितना एम्प्लॉयमेंट मिला। ये होते हैं इंडिकेटर्स की सक्सेस करेक्ट। और फेलियर, कि कितना सक्सेस हुई या कितना फेलियर हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। और पॉलिसी बड़ी ओपन और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली देखना चाहिए क्या बात है, फिर डायलॉग करना चाहिए इन्वेस्टर से। हो हम्म। सकता है इन्वेस्टर बताए कि साहब आपकी ये कमी है, पॉलिसी पॉलिसी भी ठीक हो जाए तो हम आएंगे इन्वेस्ट करने। तो उस कमी को तुरंत दूर करना चाहिए, और दूर करते रहना चाहिए लगातार, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि इवेल्युएट करते हम देखते रहे कि रिजल्ट आए। अगर पॉलिसी का रिजल्ट ही नहीं आया तो पॉलिसी बेकार है। तो सही आपने बात। बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड देन पॉलिसी इवेल्युएशन, ये हम्म। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। या सर, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी का रोल इस समय। और जब से ई गवर्नेंस शुरू हो गया है और आईटी आ गया है, नेटवर्किंग और इंटरनेट और सब, इससे बहुत फायदा हो गया है। जैसे अगेन सेम उदाहरण को कंटिन्यू करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। अब करीब करीब 18-19 ऐसे क्लियरेंसेस होते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर को लेने पड़ते हैं। पहले क्या होता था कि उसके फॉर्म मिलते थे, एप्लीकेशन फॉर्म्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएगा, पावर कनेक्शन के लिए पावर डिपार्टमेंट में जाएगा, जीएसटी रिफंड के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट में जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी रिबेट के लिए स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट में जाएगा। वो अपने उनको फॉर्म बताएंगे, वो फॉर्म फिलअप करेगा, वहां देगा, वो डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा मैनुअली, और मैनुअल प्रोसेस करके पता नहीं कितना टाइम लगे। और है? वहां जो इन्वेस्टर है बेचारा, उसको दौड़ना पड़ता था, आज इसकी टेबल पे गए, आज उसकी टेबल पे गए, उससे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, बात कह रहे हैं, परेशान होता था, हैरेसमेंट होता था। टेक्नोलॉजी से क्या फायदा हो गया, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में लागू किया था, 18 फॉर्म थे हमारे, तो ऑल 18 फॉर्म्स को कंबाइन करके हमने एक फॉर्म बना दिया था, ओके। ओनली वन फॉर्म। और वो ऑनलाइन भरा जा सकता था। तो इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन जाके अपने डिटेल्स देते हुए इन्वेस्टमेंट के, ऑनलाइन वो फॉर्म को भर दे, वहीं से वो लिंक्स के थ्रू ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स। और टाइम लिमिट फिक्स कर दी भाई, 30 डेज की टाइम लिमिट है फॉर क्लियरेंस। विद इन 30 डेज द डिपार्टमेंट मस्ट गिव अ क्लियरेंस, और ऑनलाइन वो क्लियरेंस उसको जो है मिल जाएगा। उसको कहीं राइट। दौड़ने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शन हुआ या कुछ हुआ, तो वो भी उसको ऑनलाइन कम्युनिकेट हो जाएगा।
सो दैट उसको रेक्टिफाई करके उसको दे दे। सो दिस वे एक सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट है सिंगल ये, विंडो जैसे एंड इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंसी इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। एंड ट्रांसपेरेंसी, दिस थ्रू थ्रू हाँ। टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल है। अगर हाँ। टेक्नोलॉजी ना हो तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इससे बहुत हैरेसमेंट बच जाता है और करप्शन की शिकायतें भी कम हो जाती हैं, क्योंकि अदरवाइज ये होता है कि जहां जा रहा है वहां करप्शन की बात आ जाती है। ऐसे नहीं है, नाउ ही इज डूइंग इट ऑनलाइन, तो करप्शन की शिकायतें बहुत कम हो जाती हैं। सर आपके करियर में वो वाला भी समय रहा होगा जब इतना टेक्नोलॉजी का प्ले नहीं था, उस समय में और आपके समय में मतलब क्या डिफरेंस नजर आता है? वहां पर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। करेक्ट, टेक्नोलॉजी से बहुत सहूलियत हो गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के पहले ये था, हम लोग फील्ड इंस्पेक्शंस करते थे, मौके पे जाते थे, एक्सेसिबिलिटी रहती थी कि अधिक से अधिक लोगों से मिलें, लोगों को जवाब पॉजिटिव तरीके से दें, हाँ। मॉनिटरिंग और रिगरस करनी पड़ती थी कि भाई कहीं पे उसका प्रपोजल रुक तो नहीं रहा है, कोई बात तो नहीं हो रही है, कहीं उसको हेरसमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये था, टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स इजियर फॉर बोथ द हम्म। इन्वेस्टर एंड द ऑफिसर, द नागरिक के लिए भी और अधिकारी के लिए भी टेक्नोलॉजी ने चीज को बहुत आसान कर दिया है कि उसकी बेटर मॉनिटरिंग हो सकती है, बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है और बेटर रिजल्ट्स जो है मिल सकते हैं। तो ये मैंने अपने करियर में ही पाया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे थिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टार्टेड बिकमिंग बेटर, बेटर हम्म। होती चली गई। एंड हम्म। इवन जैसे मैंने पहली बात कहा था, करप्शन या वो सब बातें भी कम होती चली गई, ये बात सामने आई। हम्म। सर अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट क्या क्या चीजें करती है ताकि जो पॉलिसीज बन रही हैं वो लोगों तक भी हाँ पहुंच पाए? क्योंकि आई थिंक अभी भी कुछ लोग हैं हाँ, जिनकी नहीं पहुंच पा पॉलिसीज बन जाती हैं उनके बेनिफिट के लिए बनती हैं, स्टिल बहुत सारे लोगों को उन पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं पास जो एमएसएमई सेक्टर है, जैसे मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर के कई लोग मुझसे एडवाइस लेने आते हैं, कभी रिटायर्ड पर्सन तो मेरी सलाह लेने आते हैं। तो मैंने देखा कई बार कि उत्तर प्रदेश सरकार, में उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहां की सरकार ने बड़ी नीतियां बनाई हैं एमएसएमई के लिए, भारत सरकार ने कई नीतियां बनाई हैं एमएसएमई के लिए, बट वो जो एमएसएमई वाला है उसको, जैसे आपने बताया, जानकारी ही नहीं है। जब मैं हम्म। उसको बताता हूँ कि तुमको मार्केटिंग के लिए ये फैसिलिटी मिल सकती है गवर्नमेंट से, तुमको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी के लिए ये फैसिलिटी मिल सकती है, तुमको ये टेक्नोलॉजी के लिए ये मिल सकता है, ये तुम्हारा इंक्यूबेशन सेंटर के लिए ये मिल सकता है, ही डजंट नो कि क्या क्या मुझे लेना है और कैसे लेना है। तो ये अवेयरनेस के पॉइंट में तो अभी कमी है। हम्म। सरकार कोशिश करती है, सरकार विज्ञापन निकालती है, एडवर्टीजमेंट निकालती है, सरकार जो है अवेयरनेस के लिए अधिकारियों को बोलती है कि जगह जगह मीटिंग्स करें और इन्वेस्टर्स के साथ, इंडस्ट्री के एसोसिएशंस के साथ, और अपने इसको डिसेमिनेट करें, वेबसाइट पे पूरी चीज जो है उसको अवेलेबल कराएं। लेकिन फिर भी गैप है, आपने सही कहा, फिर भी देयर इज अ गैप कि हाउ दिस थिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ये जो अवेयरनेस का गैप है, इसको किसी भी तरीके से जो है दूर करने की अभी बहुत आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा खुद अनुभव है कि हम्म। इतनी नीतियां होते हुए भी हार्डली 20-30% ही अवेयरनेस लोगों के अंदर होती है कि ये नीतियां, और खास तौर से इस नीति का हम लाभ कैसे लें, इसके जी। बारे में तो और कम जानकारी लोगों को होती है कि हमें जी। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है, किसको अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी करना है तो ऑनलाइन कैसे करना है, हाउ टू डू इट, उसमें भी हम्म। उनको हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है। तो अवेयरनेस के लिए और हैंड होल्डिंग, और सरकार को ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाने पड़ेंगे, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो लोगों के हम्म। बीच में जाके इसकी डिसेमिनेशन करें, कि जितना बोल के या डिस्कशन से चीज होती है डिसेमिनेट, वो विज्ञापन से या उससे खाली उतनी नहीं हो पाती है। सर इस तरह का कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है क्या, ऐसा कोई गवर्नमेंट में कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन या फिर डिसेमिनेशन और अवेयरनेस से रिलेटेड, उन चीजों को बाकी स्टेट्स भी फॉलो करें या फिर उनसे कुछ चीजों को लर्न करें? देखिए, ये थोड़ा सा एक कमी है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो मैंने बात इसमें भी लाया हूँ इस किताब में भी, कि अलग अलग स्टेट्स बहुत अच्छा अच्छा काम करती हैं अलग अलग एरियाज में, बट वो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से दूसरी स्टेट लर्न नहीं करती, क्योंकि उतनी हम्म। जानकारी होता है। हर स्टेट अपने अपने नए अपने तरीके से चीज को करता है, नए हम्म। री इन्वेंटिंग द व्हील जिसे कहते हैं ना। फिर वो हम्म। चीज अगर वहां से सीख ली होती तो इतनी नए शुरुआत अपने जगह नहीं करनी पड़ती। मैं तो समझता हूँ कि ये शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और उसके लिए ये जैसे इस तरीके की केस स्टडीज वगैरह बन के, और केस स्टडीज शेयर होनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें अलग अलग स्टेट्स के लोग आए, बैठे और शेयर करें। अब जैसे आईएएस में और अदर सिविल सर्विस में अब होता है कि कई फेजेस में ट्रेनिंग होती है, तो उसमें अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से लोग आके बैठते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं, तो एक इस माध्यम से भी उनको पता चलता है कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे केरल में, केरला में पंचायती राज सिस्टम फंक्शंस वेरी वेल, बहुत अच्छा काम हम्म। हुआ है, लेकिन पॉसिबली नॉर्थ इंडियन कई स्टेट्स में उतना अच्छा काम नहीं हुआ है, ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो हम्म। वहां से हम बहुत सीख सकते हैं कि केरल स्टेट ने कैसे पंचायती राज को
इतने अच्छी तरीके से अपने यहाँ लागू किया है। और अगर डिफिकल्टीज आई तो उसको उन्होंने कैसे हैंडल किया। फॉर हम्म, इंस्टेंस कोविड आपने बताइए, हम्म। कोविड में कितनी एक्सपीरियंस शेयरिंग काम आई। कोविड में तो एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई कि ओके। जैसे कई स्टेट्स ने, कई कलेक्टर्स ने, डीएम्स ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा काम किया कि फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके एग्जांपल्स को सर्कुलेट किया लोगों को। गवर्नमेंट इंडिया कभी कभी करती है कि हाँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो सर्कुलेट करती है। तो वो इस तरीके से भी और स्टेट्स में लोग अवेयर होते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है, तो इससे बहुत कोविड के हैंडल करने में लोगों को लाभ मिल सका, ये बेनिफिट मिल पाया। तो ये है, बट ये एक एरिया है जो आपने, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अभी इसमें काफी और काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है कई जगह, बट हम्म, अदर पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस, उससे लर्न नहीं कर पा रहे। को भी ये चीज में ध्यान रखना चाहिए। एक मेरा ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा एस्पिरेंट्स को भी, कि आप जब सिविल सर्विस में आ रहे हैं तो उनको सोच के आना चाहिए कि मैं सिविल सर्विस में क्यों आ रहा हूँ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सर्विस की चीज मन में होनी चाहिए। अगर पब्लिक सर्विस करने की मन में नहीं है इच्छा, तो फिर सिविल सर्विस के करियर को छोड़ के बहुत से और करियर अवेलेबल हैं। आजकल हम्म, तो करियर में कोई कमी नहीं है, इतने अच्छा अच्छा आप काम कर सकते हैं अलग अलग करियर्स में, आप वहां जाके कर लीजिए। पर अगर सिविल सेवा में आना है, तो कई लोग सोचते हैं कि सिविल सेवा में खाली इसलिए आऊं कि यहाँ बड़ा पावर है और पावर, बड़ा स्टेटस प्रेस्टीज। है, बड़ी शान और शौकत है, लाल बत्ती की गाड़ी है, पुलिस और आदमी सलूट कर रहा है, ये सब चीजें हैं। ये तो अच्छी चीजें हैं कि कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही नहीं है। वो पावर जो आपको सरकार देती है सिविल सर्वेंट को, वो हम्म, इसलिए इस्तेमाल होनी चाहिए कि आप नागरिक का भला कर सकें, अधिक से अधिक सिटीजन का भला कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, और उनको एक अच्छा प्रशासन, क्वालिटेटिव प्रशासन दे सकें। तो ये इच्छा अगर अंदर में हो कि भाई मैं अगर आऊंगा तो मैं बिजली की समस्या दूर करूंगा, मैं फार्मर्स की डिस्ट्रेस दूर करूंगा, मैं करप्शन को दूर करूंगा, मैं क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं ये अगर चीजें सब दिमाग में, अगर ऐसी चीजें हो और इसको करने की आपके अंदर इच्छा हो, तब मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विस का करियर आपके लिए बहुत अच्छा करियर है। और आप आएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। तो ये मैं जरूर आपके माध्यम से सभी एस्पिरेंट्स से शेयर करना चाहूंगा कि सही उद्देश्य, सही मोटिवेशन को दिमाग में रख के आप सिविल सेवा की तरफ बढ़िए, बिकॉज देन यू विल फील हैप्पी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आज मुझे भी जो 38 साल की सेवा के बाद संतोष यही मिलता है सोच के कि हाँ मैंने ये करा तो इतने लोगों की मदद हुई। जैसे मैंने, अगर मैं सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन था और मेरे 3 साल में मैंने 20,000 स्कूल्स बनवाए, प्राइमरी स्कूल्स, तो 20,000 स्कूल्स बनाने से इतने बच्चों को और पढ़ने का मौका मिला, उनके घर तक शिक्षा पहुंच सकी, तो दैट गिव्स मी इनर सेटिस्फेक्शन। या जैसे मैंने बताया कि मैंने एक्सप्रेसवे बनवाया, तो एक्सप्रेसवे बनाने से कितने लोगों को फायदा हुआ, कितना डेवलपमेंट उसके दोनों तरफ के गांवों का और जिलों का और शहरों का हुआ, कितने फास्ट लोग मूव कर पा रहे हैं, फार्मर का प्रोडक्ट कितने फास्ट पहुंच पा रहा है मार्केट में। तो ये सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आपको लगता है कि हमने पब्लिक सेवा करी। तो नागरिकों की सेवा करना अहम महत्व है, इसी को ध्यान में रख के सिविल सेवा की तरफ आना चाहिए। ये बात मैं आपके माध्यम से जरूर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा बुक सभा में आके और आपसे बात करके। आगे जब भी कभी मौका मिलेगा मैं फिर आऊंगा और आपके एस्पिरेंट्स से बात करूंगा। मैं आपके माध्यम से एस्पिरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आपको भी बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। थैंक यू।